करने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू एंड फॉल्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स में से है जो इस साल बोर्ड एग्जाम में आपको दिख सकते हैं। तो बेसिकली ये आपका मैंने आपको बताया था पार्ट 1 का भी सब पार्ट है जहां पे हम लोग फिलअप्स और ट्रू और फॉल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन क्या बोल रहा है, डैश इज एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंडिकेटर्स के बारे में। किसके बारे में पता होना चाहिए? इंडिकेटर्स के बारे में। तो इंडिकेटर्स क्या है? सब्सटेंस है। क्या है? कुछ सब्सटेंस है that indicate substance that indicate whether it is acidic और बेसिक। मतलब आपको कोई भी सब्सटेंस दे दिया है, बता रहा है कि ये एसिडिक है कि ये बेसिक है, तो आप लोग इंडिकेटर्स का यूज कर सकते हो। इंडिकेटर्स आपको बता देंगे कि ये एसिडिक है और ये बेसिक नेचर का होता है। तो इंडिकेटर्स बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर। क्या होता है? नेचुरल। एक होता है आपका सिंथेटिक इंडिकेटर। क्या होता है? एक होता है आपका सिंथेटिक इंडिकेटर और एक होता है आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब सर ये कौन से 3 इंडिकेटर है? नेचुरल, नाम से ही पता चल रहा है कि बेसिकली ऐसा जो हमें कहां से मिल रहा है? नेचर से मिल रहा है। इसमें इंसानों का कोई भी हाथ नहीं, बेसिकली नेचर से हम लोग बना ले रहे हैं। ये क्या है? जो हम लोग बेसिकली लैब में बनाते हैं। और सर ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बेसिकली अपनी स्मेल चेंज करके बताते हैं कि भाई ये एसिडिक है या ये बेसिक है। नेचुरल में आपको याद रखना है, एक होता है लिटमस, एक होता है टर्मरिक और एक होता है आपका रेड कैबेज। क्या होता है? रेड कैबेज। बोलो, बात समझ आ रही है? सिंथेटिक में आपको याद रखना है, एक होता है मिथाइल ऑरेंज। क्या होता है? मिथाइल ऑरेंज। सेकेंड वन इज फिनॉल फिथिलीन। ठीक है। ऑल्फैक्टरी में याद रखना, एक होता है वेनिला एक्सट्रैक्ट, एक होता है अनियन एक्सट्रैक्ट और एक होता है आपका क्लोव। तो ये बेसिकली आपको आपके इंडिकेटर्स में देखने को मिलते हैं। अब क्या बोल रहा है? इज नॉट एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। देखो वेनिला एसेंस वहां पे है, अनियन वहां पे है, लेकिन फिनोल्फिन वाला कहां पर है? सिंथेटिक में है। तो इसमें से यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा फिनोल्फिन, क्योंकि फिनोल्फिन एक सिंथेटिक इंडिकेटर है जो हम लोग लैब में बना रहे हैं। कहां बना रहे हैं? लैब में। डैश विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखो ग्लूकोज और अल्कोहल ये दोनों डिसोशिएट नहीं होते हैं, डिसोशिएट नहीं होंगे तो विल नॉट प्रोड्यूस आयंस, आयंस प्रोड्यूस नहीं करेंगे। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये क्या हो जाएगा? ये डिसोशिएट हो जाएगा और डिसोशिएट होने के साथ क्या प्रोड्यूस करेगा? इट विल प्रोड्यूस आयंस। क्या प्रोड्यूस करेगा? आयंस प्रोड्यूस करेगा। बोलो, बात समझ आ रही है? तो इसकी वजह से ये आंसर लगेगी। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो करता है? ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस, फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। ये प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे तो आयंस है ही नहीं, ये प्रोड्यूस कर रहा है तो आयंस होगा, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। बोलो, बात समझ आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ नेचुरल इंडिकेटर। अभी आपको बताया नेचुरल इंडिकेटर जहां पे लिटमस, टर्मरिक और रेड कैबेज। तो देखो टर्मरिक, रेड कैबेज ये नहीं होता है तो बोथ ए एंड बी। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। देखो अब बेसिकली क्या है, आपको सॉल्ट के बारे में पता होना चाहिए। सॉल्ट कब बनती है? जब आपका एसिड प्लस बेस रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं सॉल्ट प्लस H2O। क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर। अब इस सॉल्ट का बहुत सारे तरीके की होती है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हुआ तो आपका क्या हो जाएगा? न्यूट्रल बेस हो जाएगा। ठीक है। जैसे सर मेरी लड़ाई हुई मेरे जैसे हट्टे कट्टे के साथ, अब दोनों की स्ट्रेंथ एक ही है ना, दोनों लड़ते रहेंगे और चल चल क्या कोई जीत पाएगा? कोई नहीं जीतेगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ और वीक बेस हुआ, क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, मेरी लड़ाई हुई किसी और के साथ जो कमजोर है तो जीतेगा कौन? भाई मैं जीतूंगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो भाई सॉल्ट कैसी बनेगी? तो सॉल्ट आपकी बन जाएगी एसिडिक सॉल्ट। बोलो, बात समझ आ रहा है? सॉरी यहाँ पे बेस लिख दिया है, यहाँ पे सॉल्ट आएगा। क्या आएगा? सॉल्ट आएगा।
उसी तरह पे अगर आपका वीक एसिड हुआ और स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, अब कौन स्ट्रॉन्ग है भाई, सामने वाला स्ट्रॉन्ग है, मेरे से लड़ाई करने है तो भाई सिंपल सी बात है वही जीतेगा। तो बेसिक सॉल्ट, तो यहाँ पे क्या होगा बेसिक सॉल्ट, ठीक है। और अगर वीक एसिड और वीक बेस, अब दोनों ही भाई कमजोर है भाई, मारपीट करने कुछ हो नहीं रहा है, तो सिंपल सी बात है रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आ रहा है तो कौन सा सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट। क्या बोल रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो मुझे क्या मिलेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो मुझे मिलेगी एसिडिक सॉल्ट। क्या मिलेगा, एसिडिक सॉल्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट इज बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ, अगर सोडियम बाइकार्बोनेट बेसिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट कब बन रही थी बेसिक सॉल्ट, जब आपका वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। तो देखो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस नहीं होगा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो आंसर विल बी वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज ड्यूरिंग द डाइजेशन इज, अब गैस्ट्रिक बोला तो गैस्ट्रिक मतलब स्टमक, स्टमक में क्या होता है, HCl होता है, HCl क्या होता है, एसिडिक, एसिडिक मतलब 1 से लेके 6 के बीच है, मतलब लेस देन 7, तो आंसर विल बी लेस देन 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आपका एमसीक्यूज का ये कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट इन टूथ एनामल, इट्स नेचर इज, तो इसका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, one of the constituent of baking powder is sodium bicarbonate, other constituent is, MCQ में आपको कराया है tartaric acid, ठीक है। A solution reacts with crushed egg cell to give a gas that comes lime water milky, कौन सी गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। अभी कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसमें हमेशा याद रखना क्या होगा आपका, HCl होगा, यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, HCl, दैट इज एसिड। बोलो बात समझ आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 ml of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml, बोल रहा है 10 ml जो है NaOH वो अगर 8 ml HCl के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा। बोलो बात समझ आ रही है। If we take 20 ml, what? If we take 20 ml of the solution of NaOH, how much amount of HCl is required? अगर मैं 20 ml NaOH ले लूं तो मुझे कितना ml HCl लगेगा, सिंपल, x into 10, 8 into 20, तो x is equals to 8 into 20 अपॉन में 10, 0 से 0 गया, 8 2 जा 16 ml लगेगा। बोलो बात समझ आ रही है। 10 ml लग रहा है 8 को न्यूट्रलाइज करने के लिए, अगर इसको डबल कर रहे हैं तो इसको भी डबल कर देंगे, तो आंसर विल बी 16 ml। बोलो बात समझ आई, कोई दिक्कत, पक्का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्योर पीएच ऑफ प्योर वाटर इज 7। अब हमेशा याद रखना पीएच वैल्यू, क्या पीएच वैल्यू अगर 1 से 6 हो तो एसिडिक, अगर सिर्फ 7 हो तो न्यूट्रल, अगर 8 से 14 हो तो क्या हो जाता है, बेसिक हो जाता है। बोलो बात समझ आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आंसर विल बी बेसिक। डैश इज फाउंड व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मिक्स्ड विद वाटर, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे लिखते हैं, CuSO4 डॉट हाफ H2O डॉट हाफ H2O, अगर इसको मैं वाटर के साथ रिएक्ट करा दूं तो फिर से ये बना देगा CuSO4 डॉट 2H2O, इसको बैलेंसिंग कर देंगे तो 1 1/2। तो ये बेसिकली क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा है, ये क्या होता है, जिप्सम होता है, क्या होता है, जिप्सम होता है। बोलो बात समझ आ रही है, तो आंसर विल बी जिप्सम। द केमिकल नेम ऑफ सॉल्ट विच इज डैश विच इज यूज्ड इन कुकिंग, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, रुको इसको बता देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, ये क्या होता है, ये होता है आपका कॉमन सॉल्ट। क्या होता है, कॉमन सॉल्ट। जो आप लोग खाना खाते हो, है ना, जो आप लोग खाना खाते हो उसमें बढ़िया सा नमक वमक डाल के देते हैं ना, तो वो नमक एक्चुअली में क्या होता है, वो नमक आपका होता है सोडियम क्लोराइड, तो आंसर विल बी सोडियम क्लोराइड। एसिड, एसिड इज डैश इन टेस्ट, आपने कभी नींबू ऐसे टेस्ट किया है,
नींबू का या फिर विनेगर, कौन सा टेस्ट आता है? एकदम खट्टा खट्टा टेस्ट आता है, तो दैट इज सोर टेस्ट, क्योंकि लेमन के अंदर होता है सिट्रिक एसिड और विनेगर के अंदर होता है एसिटिक एसिड, तो दे आर सोर इन टेस्ट। ठीक है, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स डैश प्लस वाटर, तो हाइड्रोजन ऑप्शन है, CO2 ऑप्शन है, सॉल्ट ऑप्शन है। हमेशा याद रखना, अब किसी भी ऑक्साइड का रिएक्शन, मेटल ऑक्साइड हो, उसका रिएक्शन आप एसिड के साथ कराओगे तो यहाँ पे हमेशा आपको क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है। क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि जो मेटेलिक ऑक्साइड है इसका नेचर कैसा होता है? तो इसका नेचर होता है बेसिक। कैसा नेचर होता है? बेसिक नेचर होता है। बोलो बात समझ आ रही है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। An electric bulb is rated 220 volt and 100 volt. When it is operated on 110 volt, the power consumption will be okay. This is a numerical of physics. तो चलो करते हैं, ठीक है। तो P is equals to V square by R. P की वैल्यू क्या होती है? रुको इसको मैं व्हाइट बोर्ड पे कराता है, ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे इसको सॉल्व करते हैं। व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा था कि इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 220 वोल्ट, कितना वोल्ट है? 220 वोल्ट है। आ रही है बात समझ? और पावर कितना कंज्यूम कर रहा है? 100 वोल्ट। अगर पावर 100 वोल्ट कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू 220 वोल्ट, और यहां से पावर कितना कंज्यूम कर रहा है? 100 वोल्ट। बोलो बात समझ आ रही है? अब यही अगर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाए, 110 वोल्ट हो जाए, तो पावर कितनी कंज्यूम करेगा? बहुत इजी है। तो देखो पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। पावर कितना है? 100, वी स्क्वायर 220 इंटू 220 बाय आर। आर अगर इधर आ जाएगा तो 220 इंटू 220 अपॉन में 100। एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, तो आर कितना आया? 22 इंटू 22 ओम। इसको चाहे तो अभी सॉल्व नहीं कर सकते। अब मुझे पावर यहां निकालना है, पावर यहां पे निकालना है, तो कैसे निकलेगा? तो पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। वी स्क्वायर कितना है? 110 इंटू 110। आर कितना है? 22। बोलो बात समझ आ रही है? तो ध्यान से देखना, 11 वन जा 11 टू जा 11 वन जा 11 टू जा, तो क्या बचा? ऊपर बचा 10 इंटू 10 और नीचे बचा 2 इंटू 2। 2 वन जा 2, 2 फाइव जा 10, 2 वन जा 2, 2 फाइव जा 10, तो कितना आया? 5 फाइव जा 25, तो आंसर विल बी 25 वोल्ट। बोलो बात समझ आई? तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल है, और ये न्यूमेरिकल इस बार काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें ऑप्शन दिया है 25 वोल्ट। हाँ, इसमें पहला ही ऑप्शन है कितना? 25 वोल्ट। कितना ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है? 25 वोल्ट। अरे बात समझ। नेक्स्ट, an electric heater consumes 1.1 kilowatt power when 220 voltage is applied to it. The current flowing through it must be, ठीक है, तो ध्यान से देखना, इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। P इज इक्वल्स टू वी आई। क्या होता है? P इज इक्वल्स टू वी आई। P कितना दिया हुआ है? 1.1, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 1000। क्यों? क्योंकि क्या दिया हुआ है? किलो वोट दिया हुआ है। V कितना है? 220, और I मेरे को निकालना है, तो I क्या होगा? 220, तो I क्या होगा? I होगा 1.1 इंटू 1000 अपॉन में 220। इसको सीधे लिख देते हैं, I इज इक्वल्स टू 1.1 इंटू 1000 अपॉन में 220 इंटू,
यहां से अगर डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, 11 वन जा 11 टू जा 2 वन जा 2 5 जा, तो आई कितना आ गया, आई आ गया 5 एम्पेयर। कितना आ गया आई 5 एम्पेयर। क्या यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है 5 एम्पेयर 2.2 1.1, तो आंसर विल बी 5 एम्पेयर। बोलो बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत आता है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द वर्क डन इन मूविंग। क्या पूछ रहा है, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट? नहीं, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन होती नहीं है। क्या इसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे? क्या इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी? तो हमेशा रखना, अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर आप ले जा रहे हो किसी भी चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, और उसमें कोई वर्क डन लग रहा है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो आंसर विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ओम मीटर किसकी यूनिट होती है भाई? ओम मीटर यूनिट होती है रेजिस्टिविटी की। याद है ये रो आर ए बाय एल, आर की होती है ओम, ए की होती है मीटर स्क्वायर और एल की होती है मीटर। मीटर से एक मीटर गया तो कितना बचा, ओम मीटर बचा। तो आंसर विल बी रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस की कितनी होती है, रेजिस्टेंस की होती है ओम। द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट, ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट एमसीक्यूज में आपको बहुत कराया। टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी टेक्स प्लेस इन पायरुवेट का ब्रेकडाउन। देखो ग्लूकोज से पायरुवेट, ग्लूकोज से पायरुवेट और पायरुवेट से फिर कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी। तो ये कहां पे होता है, ये होता है साइटोप्लाज्म में। ये कहां पे होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। बोलो बात समझ आ रही है? तो आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। द किडनी इन ह्यूमन बीइंग इज अ पार्ट ऑफ, किडनी कहां पे होती है, किडनी बेसिकली कौन से सिस्टम का पार्ट होती है, किडनी इज अ पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, दैट मींस एक्सक्रीशन। ठीक है, चलो इन प्लांट्स फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट। अब फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट का मतलब होता है फूड। क्या होता है, फूड आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू। अब हमेशा देखना, फूड जो ट्रांसपोर्ट करता है वो कौन करेगा, फ्लोएम। वाटर कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम। अब जाइलम के चार पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं जाइलम के, चार पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक होता है उसका ट्रेचेट्स, ठीक है, एक होता है इनका वेसल्स, और बाकी एक होता है इनका जाइलम पैरेन्काइमा, और एक होता है इनका जाइलम फाइबर्स। उसी तरह फ्लोएम में भी चार पार्ट होते हैं। एक होता है इनका सीव ट्यूब्स, एक होता है इनका कंपेनियन सेल, और एक होता है फिर से सेम आ जाएगा पैरेन्काइमा, एंड द नेक्स्ट वन इज फाइबर्स। तो फूड कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, फ्लोएम। देखो क्या कहीं फ्लोएम है, नहीं फ्लोएम नहीं लिखा है, उनके पार्ट्स लिखे हैं सीव ट्यूब्स और ट्रेचेट्स। क्या दोनों कभी एक साथ आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल, क्या ये दोनों एक साथ है, यह इज इन फ्लोएम। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा सीव ट्यूब्स एंड द कंपेनियन सेल। बोलो बात समझ आ रही है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ फोटोसिंथेटिक इज हायर इन प्लांट्स गेटिंग लाइट। हमेशा याद रखना, दिन 10 से 12 घंटे और डे, ठीक है, एक दिन में उनको जब लाइट मिलेगी तब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा होगा। बोलो बात समझ आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डिकम्पोजिशन ऑफ पायरुवेट। अभी आपको पता है डिकम्पोजिशन ऑफ पायरुवेट का मतलब ही क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट। कहां पर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। द कार्बोहाइड्रेट इज सिंथेसाइज्ड बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस्ड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसका नाम होता है फोटोसिंथेसिस। क्या नाम होता है, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्ट ऑफ डैश इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। सर इसका क्वेश्चन आंसर कैसे याद हो सकता है, तो वो वाटर है, वाटर बेसिकली कहां से अब्सॉर्ब किया जाता है, प्लांट द्वारा, रूट में से किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रूट प्रेशर। क्या हो जाएगा, रूट
pressure, ठीक है। The dash increases when the sucrose is transported, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या हो जाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? Now the next question is the conversion of glucose into dash during the first phase. फर्स्ट फेज का मतलब कि ग्लूकोज जो है, फर्स्ट फेज का मतलब है कि ग्लूकोज जो है सबसे पहले ब्रेकडाउन होएगा किसमें? पायरोवेट में। फिर पायरोवेट से क्या हो जाएगा? अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो CO2 प्लस H2O प्लस साथ में क्या निकल जाएगी? एनर्जी। तो फर्स्ट फेज में किसमें ब्रेकडाउन हो रहा है? पायरोवेट में हो रहा है, तो इसका आंसर बेसिकली क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पायरोवेट। मुझे बात समझ आए? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज इवॉल्व, क्योंकि मेन प्रोडक्ट क्या होता है? मेन प्रोडक्ट होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। The process of acquiring oxygen from the outside and using it for the breakdown of food, that is respiration, क्योंकि respiration process होता है जहां पे हम लोग ऑक्सीजन को एक्वायर करते हैं और जो भी हमने खाना खाया है, जो भी हमने खाना खा के ग्लूकोज बनाया है, वो ग्लूकोज वहां पे क्या होगा? ब्रेकडाउन हो जाएगा। The process in which plant lose water, अब देखो प्लांट लूज वाटर एज वेपर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसपीरेशन। क्या बोलेंगे? ट्रांसपीरेशन। बोलो बात समझ आ रही है? डैश हेल्प इन क्लॉटिंग, अच्छा ब्लड का आया। देखो अब ब्लड में बेसिकली क्या होता है? ब्लड में मिलेंगे आपको दो पार्ट, एक मिलेगा आपको प्लाज्मा और एक मिलेगा आपको सेल्स, ठीक है। प्लाज्मा जो होता है वो बेसिकली होता है फ्लूइड मैट्रिक्स। क्या होगा? फ्लूइड मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें मोस्ट ऑफ द वाटर कंटेंट होता है, ठीक है। सेल्स में क्या होता है? सेल्स आपके होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और नेक्स्ट वन इज प्लेटलेट्स। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स का, ठीक है। आरबीसी के पास एक पिगमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन होता है जो बेसिकली एक रेड पिगमेंट है। क्या है? रेड पिगमेंट। हमारा जो खून लाल होता है वो बेसिकली इसकी वजह से होता है, इसी पिगमेंट की वजह से होता है। हमारा जो खून लाल होता है वो बेसिकली इसी पिगमेंट की वजह से होता है। ये क्या करती है? ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में, क्या ट्रांसपोर्ट करने में? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी बेसिकली क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल। ये हमें हेल्प करता है, ये हमें हेल्प करता है हमारे बॉडी के अंदर कभी कभार बाहर से जर्म्स आ जाते हैं, कुछ ना कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं, मतलब फॉरेन एजेंट आ जाते हैं, तो कभी कभार हम लोग बिना मेडिसिन लिए भी ठीक हो जाते हैं। कैसे? वो बेसिकली होता है हमारे डब्ल्यूबीसी की वजह से। और कभी कभार अगर हमें चोट लग जाए, हाथ पे कुछ कट आ जाए या कहीं पे भी हमें चोट लगे, तो खून कभी कभार, खून जो होता है ना हमारा, खून अपने आप ही बंद हो जाता है, मतलब वहां पे वो जम जाते हैं, उसको बुलाता है क्लॉटिंग। वो क्लॉटिंग कौन कराता है? वो क्लॉटिंग कराता है आपका प्लेटलेट्स। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्लेटलेट्स। Platelets help in clotting of blood in the event of cut. Next question, dash is essential element used in the synthesis of protein. हमेशा ना प्रोटीन में एक ही काम आता है, कौन है वो? नाइट्रोजन। डैश इज द एंजाइम सीक्रेटेड बाय पेनक्रियास। अब पेनक्रियास, लेकिन कौन, किसको डाइजेस्ट करना है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है, तो आंसर विल बी ट्रिप्सिन। आंसर क्या हो जाएगा? ट्रिप्सिन हो जाएगा। जैसे ही बोला एनर्जी करेंसी, तो सिंपल लिख देना एटीपी। एटीपी क्या लिख देना? एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। इन ह्यूमंस ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट, जिसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। बोलो बात समझ आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरल कैविटी, ओरल कैविटी ओपन्स इनटू, तो जो ओरल कैविटी होती है, दैट ओरल कैविटी ओपन्स इनटू विंड पाइप। किसमें ओपन होती है? विंड पाइप में होती है। द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डेवलप अ रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम लोग अपने एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्स करने के लिए करते हैं, तो बेसिकली क्या होता है? ऑफस्प्रिंग में होता है। इज नॉट हेरिडिटी, इज इंपॉर्टेंट फॉर एवोल्यूशन। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा
इंपॉर्टेंट फॉर एवोल्यूशन, ठीक है। द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल कंसिडर्ड द इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट, height of plant tall dwarf is called monohybrid, both A and B dihybrid। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मोनोहाइब्रिड, क्योंकि मोनोहाइब्रिड में उन्होंने बताया था कि ये डोमिनेंट होता है और ये रिसेसिव होता है। तो आपके लिए एक होमवर्क है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा इन दोनों में डोमिनेंट होता है, जैसे कि टॉल है या ड्रॉफ है, तो इन दोनों में डोमिनेंट कौन सा है और रिसेसिव कौन सा है। टाइम स्नैप करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव। बोलो बात समझ आ रही है। द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस इन, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, हमेशा याद रखना जेनेटिक मटेरियल की बात सिर्फ हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही करते हैं, क्योंकि एसेक्सुअल में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो सिंथेसिस ऑफ एंजाइम इन द सेल, synthesis of enzyme in the cell is under the control of gene, basically gene control करता है। So next question is the variation generated during, अब इसमें देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, लेकिन इसका आंसर मतलब इसका आंसर क्वेश्चन कैसा होगा, the variation generated during dash become hereditary, मतलब ये डैश पहले आएगा और become बाद में आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। द डैश आइसोलेटेड डीएनए, बेसिकली ये आपके सिलेबस का तो है नहीं, लेकिन इसका नाम याद रखना, फ्रेडरिक मिक्सचर, ठीक है, फ्रेडरिक मिक्सचर। द नंबर ऑफ ऑटोसोम्स इन द ह्यूमन जाइगोट इज टोटल 22 पेयर होते हैं और 44 नंबर होते हैं, ठीक है, याद रखना। डैश वर्क आउट फर्स्ट एवर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट ऑन हेरिडिटी। अब हेरिडिटी पे खाली एक ही साइंटिस्ट है जिन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, दैट इज ग्रेगोर मेंडल। क्या नाम है, ग्रेगोर मेंडल, ठीक है। द मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज ऑलवेज +1। क्या होता है, हमेशा +1 होता है। द इमेज फाउंड बाय कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब हमेशा याद रखना, अगर कॉन्केव मिरर की बात की जाए, किसकी बात की जाए, कॉन्केव मिरर की, तो 5 केस होते हैं एक जैसे और छठा केस होता है अलग, ठीक है, 5 केस और एक केस अलग। यहाँ पे सारी रियल इन्वर्टेड होती है और लास्ट केस ऐसा होता है जहाँ पे वर्चुअल और इरेक्ट होती है। और ये केस कौन सा होता है, जब ऑब्जेक्ट जो है आपका, ऑब्जेक्ट जो है वो पोल और फोकस के बीच में होता है, ठीक है। तो then the position of the object is opposite to the mirror is center of curvature ना between pole and focus, अभी बताया, तो आंसर हो जाएगा between pole and focus। the centroid of a reflecting face of a spherical mirror, कोई भी spherical mirror हो उसका centroid मतलब ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोल। तो आंसर विल बी पोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। डैश लेंस हैव पावर -0.5 डायोप्टर। अब हमेशा देखना, अगर डायोप्टर मतलब जो पावर है वो अगर माइनस में है तो इसका मतलब फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। और फोकल लेंथ माइनस हमेशा किसकी होती है, कॉनकेव की होती है। कॉन्वर्जिंग लेंस मतलब ऐसा लेंस जो बेसिकली लाइट को ऐसे कॉन्वर्ज कर रहा है। क्या कर रहा है, लाइट को कॉन्वर्ज कर रहा है। जैसे मैं आपको अगर बना के दिखाऊं, तो जैसे कि एक लेंस है, यहां से लाइट आई, कॉन्वर्ज हुई, यहां से लाइट आई, कॉन्वर्ज हुई, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। तो कॉन्वर्ज कर रहा है, कौन सा लेंस है, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। द फोकल लेंथ ऑफ वन मिरर, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर दे रखी है। देयर आर सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब मेरे को R निकालना है, इज इक्वल्स टू 2F। तो 2 into 10 कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर होगा। तो आंसर विल बी 20 सेंटीमीटर। डैश मिरर टू गिव वर्चुअल इरेक्ट इमेज विद द साइज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो वर्चुअल इरेक्ट कॉनकेव भी देता है, कॉन्वेक्स भी देता है, प्लेन भी देता है, लेकिन इक्वल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ना ही कॉनकेव देते हैं ना ही कॉन्वेक्स देते हैं, ओनली प्लेन देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लेन मिरर, ठीक है।
The focal length of a plane mirror, focal length of a plane mirror is always 1. Sorry. The focal length of plane mirror is infinite. The convex lens also give rise to real image if the object is situated beyond focus. फोकस और पोल के बीच में, जैसे लेंस की बात हो रही है तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब ऑब्जेक्ट जाता है तभी वो क्या करता है, वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज देता है. अदरवाइज जब तक वो फोकस के पीछे रहेगी, कहां रहेगी, फोकस पे इस तरफ, तब तक वो हमेशा कौन सी इमेज देता रहेगा, रियल इमेज देता रहेगा. If a spherical mirror is immersed in water, then its focal length does not change. The absolute refractive index of any medium is less than 1. हमेशा 1 से क्या होगा, कम होगा. If the focal length of a plane mirror is, अभी बताया प्लेन मिरर क्या होता है, इंफिनिटी होती है. The spherical mirror and a thin spherical lens each have a focal length of -15 centimeter. The spherical mirror and a thin spherical lens have each a focal length of -15. The mirror and lens are likely to be, focal length हमेशा माइनस में किसकी होती है, कॉनकेव की होती है. तो याद रखना बोथ कॉनकेव. थर्माइट रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ये अभी जब हम लोग अपना क्वेश्चन आंसर्स वाला सेक्शन लाएंगे तो उसमें ये वाला सेगमेंट डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज थर्माइट रिएक्शन. The ore mined from the earth are usually contaminated with the large amount of impurities. तो impurities को क्या बोला जाता है, गैंग्यू बोला जाता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन डैश मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट. मेटल की बात हो रही है इसलिए मर्क्यूरी आएगा, अगर नॉन मेटल की बात होती तो ब्रोमीन आ जाता. ठीक है. द नॉन मेटल हैविंग शाइनी सरफेस दैट इज आयोडीन. द एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड with high melting point. This compound is soluble in water. The element is likely to, याद रखना कैल्शियम भी कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन भी करता है, लेकिन कैल्शियम की ऑक्साइड जो होती है दैट इज soluble in water. बोलो बात समझ आ रही है. डैश मेटल इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. डैश मेटल इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. बताओ कौन होता है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है. इसका आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा टाइम स्नैप के साथ कि सर इसका आंसर है ये. बहुत ही इजी क्वेश्चन है इसलिए ये मैंने आपको होमवर्क में दे दिया. ब्यूटेनॉन, अभी आपको पिछले लेक्चर में ही सिखाया था कि फंक्शनल ग्रुप कैसे पता चलता है. लास्ट वाले को देखो क्या है, ONE. ONE मतलब कीटोन. द एबिलिटी ऑफ द मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज नोन एज, थिन वायर्स बोला है, शीट बोला होता तो क्या हो जाता, मैल्लेबिलिटी. लेकिन वायर बोला है तो वायर का मतलब डक्टिलिटी. बोलो बात समझ आ गई. डैश इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. डैश डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर. तो गोल्ड एंड प्लेटिनम बोथ डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर. डैश इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. पुअरेस्ट कंडक्टर मतलब गोल्ड. ठीक है. द सब्सटेंस दैट विल बी फ्लैटेंड ऑन बीटिंग विद हैमर इज अ क्रिस्टल ऑफ आयोडीन, पीस ऑफ कोल एंड टिन. तो आंसर विल बी टिन. ठीक है. द रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर, द रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक. बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है. समटाइम इट कैचेस फायर एंड लीड टू एक्सीडेंट आल्सो. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ नॉन मेटल, डैश इज नॉट अ नॉन मेटल. देखो कार्बन नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल, तो सोडियम किस में आ जाता है, सोडियम आ जाता है मेटल में. फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन नॉट विद जिंक बिकॉज जिंक हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 157 नंबर. द एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट. दिस कंपाउंड इज आल्सो सॉल्युबल इन वाटर. इसका भी आंसर बताया दैट इज कैल्शियम. ये जो क्वेश्चन नंबर 58 है बेसिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखना इसका आंसर होता है 8 मीटर्स 6 टन्स. ठीक है. तो चलिए नेक्स्ट सेगमेंट जो हमारा है दैट इज
स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो ये शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कार्बन, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सोडियम और मैग्नीशियम की जो ऑक्साइड्स होती है वो कार्बन रिड्यूस नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर बेसिकली आपका क्या होगा, ट्रू होगा। तो क्यों होगा ट्रू, तो ट्रू इसीलिए होगा because sodium and magnesium have more affinity towards ऑक्सीजन, कि जो सोडियम और मैग्नीशियम होते हैं उनकी जो एफिनिटी है वो ज्यादा ऑक्सीजन की तरफ है एज कंपेयर टू दी कार्बन। तो वो पहले से ही ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के बैठे ऑक्साइड में, तो कार्बन उनको रिड्यूस नहीं कर सकते। बोलो बात समझ आ रही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयरन आर्टिकल्स आर गैल्वेनाइज्ड। यस दिस इज आल्सो ट्रू। कैसे ट्रू है, सबसे पहले समझो गैल्वेनाइजेशन का मतलब। गैल्वेनाइजेशन बेसिकली क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है। क्या होता है, प्रोसेस होता है जहां पर हम लोग जिंक की कोटिंग, किसकी कोटिंग, जिंक की कोटिंग करते हैं ऑन आयरन आर्टिकल्स। किसके ऊपर करते हैं, जो लोहे की चीजें बनी होती है, आयरन आर्टिकल्स जो होते हैं उनके हम लोग जिंक की कोटिंग करते हैं। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। अब ये कोटिंग क्यों की जाती है, ये कोटिंग इसलिए की जाती है टू प्रिवेंट कोरोजन। इसलिए की जाती है ताकि हम लोग उसको कोरोजन से बचा सके। और कोरोजन लगने के बाद कोई भी आयरन पार्टिकल है वो बेसिकली अपनी स्ट्रेंथ, अपना सब कुछ स्ट्रेंथ वगैरह खराब कर देता है। तो इसी को कोरोजन से बचाने के लिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं। याद रखना कौन सा मेटल होता है, जिंक मेटल होता है। तो गैल्वेनाइजेशन में किसकी कोटिंग की जाती है, तो जिंक मेटल की कोटिंग की जाती है। ठीक है। एन एलॉय इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, दिस इज फॉल्स। व्हाई इट इज फॉल्स, बिकॉज एलॉय जो होता है, एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन is aluminium cannot be extracted by reducing alumina with carbon। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्यों, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा कि जो ये एल्यूमिनियम है, क्या है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम हैव मोर एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन देन कार्बन। सो बात समझ आ गई। तो इसलिए हम लोग एल्यूमिनियम को भी एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग एल्यूमिना विद कार्बन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 24 कैरेट गोल्ड कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट। हमेशा याद रखना इट इज फॉल्स। क्यों, क्योंकि ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए कभी भी 24 कैरेट का गोल्ड का यूज नहीं किया जाता है। क्यों, क्योंकि 24 कैरेट जो गोल्ड होता है, क्या होता है, 24 कैरेट जो गोल्ड होता है वो थोड़ा सा थिन होता है और क्या बोलते हैं उसको, मोल्टन फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में होता है, मोल्टन फॉर्म में होता है, जिसकी वजह से बेसिकली उसको फिक्स नहीं किया जाता है। बोलो बात समझ आ रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन वायर्स, आंसर इज ट्रू। एल्यूमिनियम इज अ गुड कंडक्टर, सो इट इज यूज्ड इन द ट्रांसमिशन wire. So tungsten is a metal which offers higher resistance to electricity than copper. This is also true. क्यों ट्रू है सर, आपको पता है बल्ब का जो फिलामेंट होता है, अभी के टाइम में तो एलईडी यूज होने लगे, पहले जो पीले कलर के बल्ब आते थे उसमें वो फिलामेंट ऐसे करके बना हुआ होता था अंदर, बल्ब के अंदर, है ना, बल्ब के अंदर ऐसे बना हुआ होता था, ऐसे करके, है ना। तो ये फिलामेंट किसका बना हुआ होता है, ये फिलामेंट बना हुआ होता है टंगस्टन का। अब क्यों टंगस्टन का बना हुआ था, इसके दो कारण थे, एक तो हाई मेल्टिंग पॉइंट और दूसरा ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस। बोलो बात समझ आ रही है। सो दिस इज आल्सो ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, concentrated HNO3 cannot be stored in aluminum containers। क्या बोल रहा है, जो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है उसको हम लोग एल्यूमिनियम कंटेनर्स में स्टोर नहीं कर सकते हैं। इट इज फॉल्स, हम लोग स्टोर कर सकते हैं। बोल रहे गोल्ड इज द लीस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल मेटल।
दिस इज ऑल्सो फॉल्स। क्यों? ये गोल्ड जो है वो सबसे ज्यादा मेलेबल होता है और सबसे ज्यादा क्या होता है, डक्टाइल होता है। हम लोग उसको इजीली, और सबसे पहले समझो मेलेबल का मतलब, तो मेलेबल मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज जिससे हम लोग उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? थिन शीट्स में। आपने देखा होगा कि वो मिठाई आती है काजू कतली, है ना, उसके ऊपर वो चांदी का वर्क होता है। वो क्या होता है एक्चुअली में, एकदम पतली पतली लेयर्स होती है, शीट जैसा होता है। किसका? सिल्वर का। फिर हम लोग गोल्ड की भी एक बड़ी बड़ी प्लेट्स बना सकते हैं ऐसे पतली सी एकदम। और डक्टाइल का मतलब क्या होता है? डक्टाइल का मतलब होता है कि ऐसी प्रॉपर्टीज जिससे हम लोग उसको वायर्स में कन्वर्ट कर सके। किसमें कन्वर्ट कर सके? वायर्स में। जैसे कॉपर के वायर्स हो गए, सिल्वर के वायर्स हो गए, तो इसको हम लोग वायर्स में कन्वर्ट करते हैं ना। तो बेसिकली ये दो प्रॉपर्टी होती है, मेलेबल और डक्टाइल। बोलो बात समझ आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर ऑर्नामेंट डू नॉट लूज देयर शाइन व्हेन केप्ट फॉर सम टाइम, इट इज आल्सो फॉल्स। कैसे सर? आपने देखा होगा, आप लोग चांदी की पायल पहनते हैं, जो गर्ल्स होती है, फीमेल्स होती है, वो बेसिकली क्या पहनती है? चांदी की पायल। अगर वो चांदी की पायल थोड़े टाइम तक ही ऐसे हम लोग रख दे ओपन में, तो वो क्या हो जाता है? वो चांदी की पायल हो जाती है ब्लैक कलर की, तो उसकी शाइन चली गई। तो ये तो गलत लिखा है कि उसकी शाइन कभी नहीं जाती है, नहीं, कभी कभार शाइन ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाती है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है ऑक्साइड ऑफ सिल्वर। बोलो बात समझ आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। अब सबसे पहले इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड का मतलब है कि ये कैसे कंपाउंड है? आयोनिक कंपाउंड है। सर आयोनिक कंपाउंड का मतलब? आयोनिक कंपाउंड का मतलब ऐसे कंपाउंड जो फॉर्म हुए हैं ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसकी वजह से फॉर्म हुए हैं? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आर सॉल्युबल इन केरोसिन एंड पेट्रोल। अब हमेशा याद रखना, जो भी आपके आयोनिक कंपाउंड होते हैं, वो आयोनिक कंपाउंड कभी भी केरोसिन या पेट्रोल में सॉल्युबल नहीं होते। तो आंसर इज फॉल्स। बोलो बात समझ आई? अभी बताया, द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज आयोनिक कंपाउंड। अभी बताया, आयोनिक कंपाउंड वो कंपाउंड्स होते हैं जो फॉर्म्ड होते हैं कब? जब उसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। दे आर ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। अभी ऊपर ही बताया, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। बोलो बात समझ आ रही है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? MgCl2। स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? Mg एक बॉन्ड बनाएगा Cl के साथ, और दूसरा बॉन्ड बनाएगा एक और Cl के साथ। कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? 2 आयोनिक बॉन्ड दिख रहे हैं, तो पजेस 2 आयोनिक बॉन्ड। तो इसका मतलब ये क्या है? ट्रू है। क्या है ये? ट्रू है। कॉपर रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl। अब देखो, ये रिएक्शंस, ये क्वेश्चंस करने के लिए आपको पता होनी चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज। क्या पता होनी चाहिए? रिएक्टिविटी सीरीज। चलिए रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद करने का एक तरीका देता हूं। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज कैसे याद की जाती है? तो रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने के लिए, अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी है, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज याद करने के लिए रिएक्टिविटी सीरीज याद करने के लिए, ठीक है, सबसे पहले याद करने के लिए कैसे याद कर सकते हो? कुड़ी नाल कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी। फिर बी हाई, फिर बी हाई क्यू मिली सिल्वर, फिर भी हाई क्यू मिली सिल्वर और डी। सर ये क्या लिखा है आपने? ये बेसिकली रिएक्टिविटी सीरीज याद करने के लिए आपके पास एक ट्रिक है। कैसे? कुड़ी में से उठा लो के, इसका मतलब होता है पोटेशियम। इसका क्या मतलब होता है? पोटेशियम। नाल में से उठा लो Na, जिसका मतलब होता है सोडियम। कार में से उठा लो Ca, जिसका मतलब होता है कैल्शियम। मांग में से उठा लो Mg, जिसका मतलब होता है मैग्नीशियम। फिर ऑल्टो में से उठा लो Al, जिसका मतलब होता है एल्यूमिनियम। ठीक है।
जेड में से उठा लो Zn जिसका मतलब होता है जिंक। फरारी में से उठा लो Fe जिसका मतलब होता है आयरन। फिर भी में से उठा लो Pb जिसका मतलब होता है लेड। हाई में से उठा लो H जिसका मतलब होता है हाइड्रोजन। ठीक है। क्यू में से प्रोनाउंसिएशन को उठाओ, क्यू दैट इज Cu मींस कॉपर। मिली में से उठा लो, मिली में से उठा लो एम। एम में अब सिंबल मत देखना, नाम देखना। एम फॉर मर्क्यूरी, एम फॉर मिली। तो मर्क्यूरी का सिंबल होता है एच जी और नाम उसका मर्क्यूरी। सिल्वर में से उठा लो एजी सिल्वर, और ऑडी में से उठा लो एयू जिसका मतलब होता है गोल्ड। बोलो बात समझ आ रही है? तो ये बेसिकली आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। अब सर ये रिएक्टिविटी सीरीज होता क्या है? इसमें जो ये एलिमेंट्स टॉप पर बैठे ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, ये जो एलिमेंट बीच में बैठे ये मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, मतलब किसी के साथ रिएक्शन देंगे किसी के साथ रिएक्शन नहीं देंगे। और ये जो होते हैं ये होते हैं लीस्ट रिएक्टिव, ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। अब वहां पे बोला था कॉपर रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब कॉपर देखो कहां पर आ रहा है, हाइड्रोजन के नीचे आ रहा है, तो मतलब हाइड्रोजन से क्या हुआ, लीस्ट रिएक्टिव हुआ। तो कॉपर जो है वो हाइड्रोजन को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब सर ये हुआ कि जो ये लिखा हुआ है कॉपर रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो ये उसको अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। अब डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा तो रिएक्शन फिर होगा कैसे? तो फिर रिएक्शन नहीं होगा। बोलो बात समझ आ रही है? रिएक्टिविटी डिक्रीजेस इन द ऑर्डर ऑफ MgAlZn, तो मतलब Mg की सबसे कम, Al सबसे ज्यादा और फिर जिंक की सबसे ज्यादा, मतलब सॉरी उल्टा बोल दिया, आई एम रियली सॉरी। मैग्नीशियम की सबसे ज्यादा, मैग्नीशियम की सबसे ज्यादा, फिर एल्यूमिनियम की, और सबसे कम किसकी? जिंक। चलो चेक कर लेते हैं एक बार कि भाई क्या सही बोल रहे हैं। अपनी रिएक्टिविटी सीरीज पे देखते हैं। सबसे पहले मैग्नीशियम, हाँ सही है, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक। तो मैग्नीशियम की सबसे ज्यादा, फिर एल्यूमिनियम की, और सबसे कम, मतलब उसके एलिमेंट्स में सबसे कम किसकी थी? जिंक की थी। बोलो बात समझ आ रही है? तो इसका आंसर क्या हो गया? बेसिकली इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया ट्रू। गोल्ड एंड प्लेटिनम डू नॉट डिसॉल्व इन एक्वा रिजिया, जो गोल्ड और प्लेटिनम होते हैं वो एक्वा रिजिया में डिसॉल्व नहीं होते हैं। उससे पहले समझ लो व्हाट इज एक्वा रिजिया। व्हाट इज एक्वा रिजिया? तो एक्वा रिजिया क्या होता है? बेसिकली एक मिक्सचर होता है। क्या होता है? एक मिक्सचर होता है। मिक्सचर किसका? HNO3 का प्लस HCl का। रेशो क्या होता है? 3:1 का रेशो होता है। मतलब इस पूरे मिक्सचर में 3 पार्ट्स HNO3 नाइट्रिक एसिड के होंगे और 1 पार्ट किसका होगा? HCl का होगा। अब ये क्यों सोल्यूशन यूज किया जाता है? ये सोल्यूशन यूज किया जाता है टू डिसॉल्व गोल्ड, प्लेटिनम, इन सब चीजों को डिसॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? डू नॉट डिसॉल्व, तो इसका मतलब ये क्या है? बेसिकली आपका फॉल्स होता है। बोलो बात समझ आ रही है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 175 that magnesium does not react with, magnesium does not react with cold and hot water but it reacts with steam to form metal oxide and hydrogen gas। सबसे पहले इसका आंसर सुन लो, इसका आंसर होता है F। क्यों? हमेशा याद रखना जो मैग्नीशियम है वो कोल्ड वाटर के साथ, किसके साथ? कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ? हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। सर कैसे रिएक्ट करता है? तो याद रखना हॉट वाटर के साथ ये स्लोली रिएक्ट करता है। कैसे रिएक्ट करता है? स्लोली। और क्या बनाएगा? बनाएगा MgOH होल ट्वाइस, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फिर स्टीम के साथ तो ये रिएक्ट करता ही है, लेकिन सर स्टीम का मतलब क्या होता है? स्टीम का मतलब होता है वाटर इन वेपर फॉर्म, मतलब भाप के फॉर्म में। ठीक है। तो स्टीम कैसे रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम के साथ? तो ये बना देगी मैग्नीशियम ऑक्साइड।
तो इधर तो क्या बोल रहा है, ना ही कोल्ड के साथ करेगा ना ही हॉट के साथ करेगा, लेकिन हॉट के साथ तो ये करता है, भले स्लोली करेगा लेकिन रिएक्शन तो कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम, अभी बताया था कोडिनॉल कार्बोनेट, तो सोडियम तो सेकंड नंबर पे ही आ जा रहा है, तो इसका मतलब लेस रिएक्टिव है, तो मतलब ये भी क्या है, ट्रू है। अब मैग्नीशियम बोन्स विद डैजलिंग ब्लू फिट, आपको एक चैप्टर नंबर 1 में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में एक्टिविटी मिलेगी, फर्स्ट एक्टिविटी, वहां पे हम लोग मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, तो वहां पे जो फ्लेम निकलती है वो व्हाइट डेजलिंग फ्लेम होती है, कैसी होती है, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम। बोलो बात समझ आ रही है, तो यहाँ पे तो क्या बोल रहा है, ब्लू बोल रहा है, इसका मतलब ये आंसर क्या हो गया, इसका मतलब ये आंसर हो गया फॉल्स। नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, अब हमेशा याद रखना, अगर नॉन मेटल अपनी ऑक्साइड बना रहे, क्या बना रहे, ऑक्साइड, तो वो हमेशा एसिडिक होगी, क्या होगी, एसिडिक। लेकिन अगर मेटल अपनी ऑक्साइड बना रहे, क्या बना रहे, ऑक्साइड, तो वो क्या होगी, बेसिक होगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स फॉर्म एसिडिक, दैट मींस इट इज ट्रू। बोलो बात समझ आ रही है। लिथियम सोडियम पोटेशियम कैन बी कट विद नाइफ, इट इज ट्रू। क्यों, क्योंकि लिथियम सोडियम पोटेशियम क्या होता है, भले ये मेटल है लेकिन ये सॉफ्ट मेटल होते हैं, इनको हम लोग इजीली नाइफ से मतलब चाकू से कट कर सकते हैं। ग्रेफाइट इज अ नॉन कंडक्टर, दिस इज फॉल्स। क्यों, क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर है, क्या है, एक गुड कंडक्टर, किसका सर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बोलो बात समझ आ रही है, तो ये गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। ब्रोमीन इज अ गैस, इट इज आल्सो फॉल्स। क्यों, क्योंकि जो ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन इज लिक्विड। बोलो बात समझ आ रही है, ब्रोमीन एक इकलौता नॉन मेटल है जो कि कहां होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर एंड कॉपर आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इट इज ट्रू, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ऑल मेटल्स आर सिमिलर हार्डनेस, दिस इज फॉल्स। कैसे सर, अभी आपको पढ़ाया लिथियम सोडियम पोटेशियम इजीली कट विद नाइफ, लेकिन क्या आप आयरन को, लोहे को आप चाकू से कट कर सकते हो, नहीं कट कर सकते ना, तो ऑल मेटल्स हैव different hardness, so that's why it is false. A section of DNA that provides information for one particular protein is called allele, it is false. क्यों, क्योंकि उसको क्या बोला जाता है, उसको हम लोग जीन बोलते हैं। फ्री लोब्स एंड अटैच्ड ईयर लोब्स, सर ये ईयर लोब्स क्या होते हैं, ये जो आपके कान के ये जो होते हैं इनको ईयर लोब्स बोलते हैं। अगर ये ऐसे चिपके हुए हैं तो अटैच्ड ईयर लोब, अगर ये जैसा फ्री है, मेरी तरह जैसा ये है ना, मेरी तरह अगर है तो ये फ्री है। तो बोथ आर रिसेसिव ट्रेट्स, हमेशा याद रखना, एक रिसेसिव होगा और दूसरा डोमिनेंट होगा। बोलो बात समझ आ रही है। मोस्ट ऑफ द म्यूटेशंस आर बेनिफिशियल, यस इट इज ट्रू, म्यूटेशंस हेल्प अस टू इवॉल्व विद आवर एनवायरनमेंट। अगर म्यूटेशन नहीं होगा, सबसे पहले म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, म्यूटेशन का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंज आ रहे हैं ड्यू टू डीएनए कॉपिंग, ठीक है, तो वो हमें हेल्प करता है हमारे एनवायरनमेंट के साथ, किसके साथ, हमारे एनवायरनमेंट के साथ कोप अप। नंबर 188 दैट इज एबिलिटी टू रोल वंस टंग इज अ रिसेसिव ट्रेट। अब हमेशा याद रखना ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि जो एबिलिटी टू रोल्स वंस टंग है ये क्या है, एक्चुअली में होता है ये डोमिनेंट ट्रेट। क्या होता है, डोमिनेंट ट्रेट होता है, तो ये आंसर रॉन्ग है, दैट मींस इट इज अ फॉल्स। So next question, a factor which shows its feature in hybrid offspring is a recessive factor. अब हमेशा याद रखना, कोई भी एक ऐसा फीचर जो अपने आप को अगर ऑफस्प्रिंग में बता रहा है तो वो हमेशा डोमिनेंट होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। बोलो बात समझ आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू अ रिसेसिव जीन। क्या है, एक रिसेसिव जीन है प्रेजेंट ऑन द वी क्रोमोसोम। ये वी क्रोमोसोम नहीं होता है, ये कौन सा क्रोमोसोम होता है, एक्स क्रोमोसोम होता है। कौन सा होता है, एक्स, तो आंसर इज फॉल्स। क्या होता है, आंसर फॉल्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन्फ्लेटेड पी पॉड इज अ डोमिनेंट ट्रेट ओवर कंस्ट्रिक्टेड पी प्लॉट। पी पॉड, अभी पी क्या है, पी का एक बेसिकली फीचर होता है, पी का साइज ऑफ द पॉड। तो एक होता है इन्फ्लेटेड और एक होता है कंस्ट्रक्टेड। इन्फ्लेटेड मतलब थोड़ा सा फुला हुआ और कंस्ट्रक्टेड मतलब थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ। तो ये बोल रहा है कि जो इन्फ्लेटेड है वो डोमिनेंट है और जो कंस्ट्रक्टेड है वो क्या है, रिसेसिव है, तो दिस आंसर इज ट्रू। बोलो बात समझ आ रही है।
क्या बोल रहे हैं, एन एलील व्हिच एक्सप्रेस्ड ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन वेयर बोथ आइडेंटिकल इज रिसेसिव, तो द आंसर इज ट्रू। क्यों? क्योंकि जो एलील अपने आप को अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में बता रहा है तो वो हमेशा क्या होगा, डोमिनेंट होगा। तो हेटेरोजाइगस में तो ये अपने आप को नहीं बताते, तो ये कहाँ बताते हैं, ये अपने आप को हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ टू डिफरेंट स्पीशीज, तो देख लो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला क्वेश्चन, ये जो है बेसिकली आपके सिलेबस जो ओमिट हो चुका है उसमें से है, तो इतना उसको ध्यान से नहीं देखना है। टू डिफरेंट स्पीशीज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर कैन म्यूचुअली रिप्रोड्यूस अमंग देमसेल्फ, दैट मींस इट इज अ false. Since the life originated on the earth, the evolution is a continuous and non-stop process, it is a true. क्योंकि जो एक evolution process है ये एक non continuous लगातार चलता रहता है, ठीक है, तो it is a continuous and a non-stop process। बोलो बात समझ आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय मेंडल ऑन डायहाइब्रिड इनहेरिटेंस देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्लांट फॉर्म्ड इन द F1 जनरेशन। यहाँ पे ये स्टेटमेंट हो गया गलत। क्यों? क्योंकि जो उसके 4 टाइप के प्लांट्स मिले थे वो बेसिकली कहाँ पर मिले थे, वो मिले थे F2 जनरेशन में। कहाँ मिले थे? F2 जनरेशन में मिले थे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, F1 जनरेशन, दैट मींस इट इज अ फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड दोज ऑफ इंसेक्ट्स आर होमोलोगस ऑर्गन। ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस हो गया है, क्योंकि ये जो सिलेबस का पार्ट था वो सिलेबस अब ओमिट हो चुका है, ठीक है। तो such determination in human beings occur right at the time when the fertilization occurs therein. आंसर इज ट्रू, क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन होगा तभी तो पता चल रहा है कि पेरेंट्स से ये क्रोमोसोम आ रहा है, मतलब फादर से ये क्रोमोसोम आएगा, मदर से ये क्रोमोसोम आएगा, जैसे तो फर्टिलाइजेशन के वक्त ही पता चलता है सेक्स। तो आंसर इज ट्रू, ठीक है। द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड द अरेंजमेंट ऑफ बोन्स ऑफ 4 limbs ऑफ फ्रॉग, लिजर्ड, बर्ड, बैट, मैन आर डिफरेंट, इट इज ऑल्सो आउट ऑफ सिलेबस, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जो बेसिकली सिलेबस में से ओमिट हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इन ह्यूमंस द सन ऑब्टेन्स 1 X क्रोमोसोम फ्रॉम ईच ऑफ द 2 पेरेंट्स। अगर फादर से भी क्या आ रहा है, X आ रहा है, और मदर से भी अगर X आ रहा है, तो जो बेसिकली चाइल्ड होगा वो चाइल्ड के पास कौन सा क्रोमोसोम होगा, वो चाइल्ड के पास होगा XX, और XX का मतलब होता है कि उसके पास क्या है, गर्ल है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सन, दैट मींस इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। जीन इज अ डिफिनेट सेगमेंट ऑफ DNA। जीन क्या है, एक DNA का डिफिनेट सेगमेंट होता है which process information for the synthesis of specific type of protein, that means it is a true. The garden pea plant of Pisum sativum selected by Mendel having long life cycle and could be reared with lots of difficulties। अब मेंडल ने पी प्लांट को चूज ही इसलिए किया था कि उसका एक तो लाइफ साइकिल बहुत ज्यादा छोटा है, और उसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन भी करा सकते हैं। रेयरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई डिफिकल्टी नहीं आती, दैट मींस इट इज अ फॉल्स। In Mendel experiment, the character of both parents were observed at F1 generation। अब मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट करा था मोनोहाइब्रिड, उसमें क्या हुआ था, टॉल लिया था और एक शॉर्ट लिया था। जब दोनों के बीच में पॉलिनेशन कराया गया तो F1 जनरेशन में हमें क्या मिला, F1 जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ हमें टॉल मिला। क्या मिला, F1 जनरेशन में हम लोगों को सिर्फ टॉल प्लांट मिला। मतलब क्या शॉर्ट प्लांट दिखा मेरे को, नहीं दिखा, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, दोनों दिखाई दिए, दैट मींस इट इज अ false condition, ठीक है। Both the types of pea plant used as parent generation by Mendel in his experiment were pure breeds in the expression। सिंपल सी बात है, दोनों प्योर थी, दोनों टॉल थे, मतलब जो प्लांट था दोनों का टॉल था, और शॉर्ट वाले के दोनों एलील कैसे थे, स्मॉल टी के, तो दैट मींस इट इज अ प्योर ब्रीड, ठीक है। In sexual reproduction, sorry, in asexual reproduction, variation arises due to the changes occurring। अब बच्चे ना आधे से ज्यादा ये क्वेश्चन गलत करके आएंगे, क्यों? क्योंकि लिखा है ए सेक्शुअल में वेरिएशन, और ज्यादातर बच्चों को क्या लगता है, ए सेक्शुअल में वेरिएशंस होते ही नहीं है। ए सेक्शुअल में वेरिएशन होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा कम होते हैं, मींस ना के बराबर होते हैं, लेकिन होते तो है। तो दिस आंसर इज ऑल्सो ट्रू। और वेरिएशन आते हैं कब है, जब डीएनए कॉपी हो रहा होता है, तो उस वक्त क्या होता है, बेसिकली कुछ एरर्स होते हैं, कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, इसकी वजह से ये वेरिएशंस हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरेट्स लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएशन। अभी आपको बताया वेरिएशन होते हैं, लेकिन क्या बहुत ज्यादा होते हैं? नहीं, थोड़ा सा वेरिएशन होता है। दैट मीन्स इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, टू रिकम्बाइन द स्पेक्ट्रम टू ऑब्टेन व्हाइट लाइट द डिस्पर्सिव प्रिज्म एंड द रिकॉम्बिनेशन प्रिज्म शुड बी इन द सेम पोजीशन। नहीं, सर न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट करा था जहां पे उन्होंने दो प्रिज्म ऐसे रखे थे, क्या ये सेम पोजीशन में, एक नॉर्मल पोजीशन में और एक इन्वर्टेड पोजीशन में? लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेम पोजीशन में होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेसिकली फॉल्स हो जाएगा। इमरजेंसी सिग्नल एंड डेंजर सिग्नल्स आर रेड बिकॉज रेड कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट बीइंग स्कैटर्ड टू। जो भी आपके डेंजर के सिग्नल्स होते हैं वो बेसिकली कौन से कलर के होते हैं? रेड कलर के होते हैं। क्यों? क्योंकि जो रेड लाइट है वो सबसे कम स्कैटर होती है, जिसकी वजह से वो लॉन्ग डिस्टेंस पर चल सकती है, इसलिए रेड कलर के कलर्स यूज किए जाते हैं डेंजर के। दैट मींस इट इज अ ट्रू। Prism is a homogeneous transparent medium consisting of two rectangular and three triangular faces. That means कि ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि प्रिज्म जो होता है, क्या होता है? प्रिज्म के पास तीन और दो, तीन क्या होते हैं? तीन इसके पास होते हैं रेक्टेंगुलर फेस और दो होते हैं ट्रायंगुलर फेस। बोलो बात समझ आ रही है? तीन रेक्टेंगुलर और दो ट्रायंगल। यहाँ पे क्या लिखा है? दो रेक्टेंगल और तीन ट्रायंगल, इसलिए ये स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स है। बोलो बात समझ आ रही है? स्टार्स नियर द होराइजन ट्विंकल मोर देन दोस ऑफ ओवरहेड। मतलब क्या? जैसे मान लो ये एक अर्थ का हिस्सा है, यहाँ पे अगर आप खड़े हो, ठीक है, तो ये होता है होराइजन और ये आपका रहेगा ओवरहेड। अब हमेशा याद रखना, ये जो डिस्टेंस रहता है और ये जो डिस्टेंस रहता है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ओवरहेड में क्या डिस्टेंस कम रहता है, होराइजन पे डिस्टेंस ज्यादा रहता है। अब ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके आएगी तो ज्यादा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा। अब ज्यादा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? स्टार ज्यादा ट्विंकल करेंगे। तो इसका मतलब ये आंसर क्या है? ट्रू है। इसका आंसर क्या है? ट्रू है। ठीक है। मायोपिया एंड लॉन्ग साइटेडनेस आर सेम आई इफेक्ट। नहीं, मायोपिया जो होता है, क्या होता है? मायोपिया जो होता है वो नियर साइटेडनेस होता है। क्या होता है? नियर साइटेडनेस होता है। ठीक है। लेकिन जो हाइपरमेट्रोपिया होता है, क्या होता है? हाइपर मेट्रोपिया होता है, दैट इज फार साइटेडनेस। क्या बोलते हैं इसको? फार साइटेडनेस। और इसी का दूसरा नाम भी होता है जिसको बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। बोलो बात समझ आ रही है? दैट मीन्स इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है। ग्रीन कलर यूज फॉर, अभी बताया कौन सा कलर यूज करते हैं हम लोग? रेड कलर यूज करते हैं। कहां लिखा था? ये रहा। ठीक है। द आइरिस इज कंपेयर टू द डायफ्राग्राम ऑफ द कैमरा। यस इट इज ट्रू। जैसे कैमरा के अंदर डायफ्राग्राम होता है, वैसे हमारी आंखों में क्या होता है? आइरिस होता है। अ ग्लास स्लैब प्रोड्यूसेस स्पेक्ट्रम। इट इज फॉल्स। क्यों? तो ग्लास स्लैब के जो दोनों अपोजिट फेसेस होते हैं वो पैरेलल भी होते हैं और अपोजिट भी होते हैं। जैसे लिख देता हूं मैं कि फेसेस of glass slab is parallel and opposite also। क्या होते हैं? अपोजिट भी होते हैं, जिसकी वजह से वो जो रिकम्बाइन कर जाते हैं, क्या कर जाती है? लाइट रिकम्बाइन कर जाती है, और रिकम्बाइन करने के बाद क्या? रिकम्बाइन करने के बाद फिर से वो हमें क्या ही दे देती है? व्हाइट लाइट दे देती है। बोलो बात समझ आई? तो वो स्पेक्ट्रम बनता है, लेकिन जो पैरेलल और अपोजिट है, इसके से वो लाइट रिकम्बाइन कर जाती है और व्हाइट लाइट देता है। ठीक है। द फंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व इज टू कैरी द इंपल्सेस फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन। आपने सुना होगा हमारे आई बॉल में रेटिना करके स्क्रीन होती है जहां पे इमेज बनती है, ठीक है, वहां से कनेक्टेड रहता है ऑप्टिक नर्व। क्या कनेक्टेड रहता है? ऑप्टिक नर्व। अब ये ऑप्टिक नर्व सारी इंफॉर्मेशन ले जाती है फ्रॉम द आई बॉल टू द ब्रेन। बोलो बात समझ आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द स्काई अपीयर्स ब्लू एज ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड द लीस्ट। नो, इट इज फॉल्स। क्यों? सबसे ज्यादा स्कैटर करती है, इसी की वजह से हमें ब्लू कलर दिखता है। लीस्ट नहीं करती, सबसे ज्यादा करती है। प्लैनेट्स ट्विंकल, हमेशा याद रखना प्लैनेट्स कभी भी ट्विंकल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते सर? क्योंकि जो प्लैनेट्स होते हैं बेसिकली किससे बनते हैं? पॉइंट साइज सोर्सेस के कॉम्बिनेशन से बनता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे का इफेक्ट नलिफाई कर देते हैं और प्लांट्स पे ट्विंकल नहीं करते हैं। When sunlight passes through the canopy of a dense forest
tiny water droplet in the mist scatter the light. This is known as the Tyndall effect. It is true. आपने देखा होगा Tyndall effect, बड़े बड़े जो घने घने जंगल होते हैं उसमें से हल्की सी सनलाइट आ रही होती है तो वहां पे उसका पाथ विजिबल हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। अ रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू रिफ्लेक्शन टेकिंग प्लेस ट्वाइस, वन इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट बाय द वाटर ड्रॉपलेट्स इन द स्काई। इट इज ट्रू। जब मैं आपको एमसीक्यूज में रेनबो फॉर्मेशन समझा रहा था वहां पे आपको बताया था दो जगह पे रिफ्लेक्शन होते हैं, यहाँ से लाइट आती है, यहाँ एक रिफ्लेक्शन हुआ, और यहाँ से लाइट बाहर जाती है, यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ। तो रिफ्लेक्शन दो टाइप हो गए, इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ से एक बार हुआ, और देखो यहाँ से डिस्पर्शन होता है ना, तो डिस्पर्शन हुआ, तो इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्शन। तो आंसर इज ट्रू। The construction of human eye can be compared with that of camera. Yes, it is true कि हम लोग अपने आंखों को कंपेयर कर सकते हैं कैमरा के साथ। The hypermetropic person, सर ये हाइपरमेट्रोपिक मतलब, हाइपरमेट्रोपिक पर्सन मतलब फार साइटेडनेस। फार मतलब इनको दूर का दिखेगा लेकिन पास का नहीं दिखेगा। मतलब जैसे एक नॉर्मल इंसान है वो 25 सेंटीमीटर तक इजीली देख सकता है, लेकिन इनका जो ये नियर पॉइंट है ये थोड़ा सा दूर चला गया है। क्यों दूर चला गया? इसके रीजन होता है मायोपिक में, सॉरी हाइपरमेट्रोपिक में रीजन होते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से इनका नियर पॉइंट दूर चला गया, अब इनको पास का क्लियरली दिखाई नहीं देता है। तो नियर पॉइंट फर्दर अवे, अवे मतलब दूर चला गया फ्रॉम द नियर नॉर्मल पॉइंट, तो आंसर इज ट्रू। मायोपिक इसी का उल्टा है, तो नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस मतलब कि इनको पास का दिखाई देगा लेकिन दूर का नहीं दिखाई देगा। हम लोग दूर कहां तक देख सकते हैं? इंफिनिटी तक देख सकते हैं, लेकिन ये लोग इंफिनिटी तक नहीं देख पाते। मतलब इनका जो फार पॉइंट है इंफिनिटी से थोड़ा सा पास में आ गया, तो फार पॉइंट नियरर देन इंफिनिटी, तो दिस इज आल्सो ट्रू। बोलो बात समझ आ रही है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस एट इट पासेस फ्रॉम द ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू द ऑप्टिकली रेयर मीडियम। इसको मैं समझना हो तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में गाड़ी चला रहे हो, क्या चला रहे हो? भीड़ भाड़ वाले इलाकों में गाड़ी चला रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को धीमे 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 करोगे, लेकिन जैसे ही वो भीड़ खत्म हुई आप अपनी गाड़ी तेज करोगे कि धीमे धीमे निकालोगे? भी धीमे धीमे तो नहीं निकालने वाले, आप तेज निकाल के ले जाओगे। तो सेम वही है, ऑप्टिकली अगर डेंसर मीडियम है तो वहां पे आपकी स्पीड ऑफ लाइट थोड़ी सी कम रहेगी, लेकिन जैसे ही आप जंप करोगे ऑप्टिकली डेंसर से कहां पे? ऑप्टिकली रियर में, तो आपकी जो स्पीड है वो बेसिकली क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंक्रीज। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? डिक्रीज लिखा है। दैट मींस इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। क्या है? ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। बोलो बात समझ आ रही है? ठीक है। नियर साइटेडनेस अभी बताया, नियर साइटेडनेस का मतलब मायोपिया। नियर साइटेडनेस का मतलब क्या होता है? मायोपिया। अराइजेस ड्यू टू मोर कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया। जो आंखों के ऊपर कॉर्निया होता है ना, बेसिकली उसका कर्वेचर जब ज्यादा हो जाता है तब ये सिचुएशन आती है। और दूसरा जो आई लेंस है दैट रिमेन्स थिक। क्या रहता है? आई लेंस मोटा हो जाता है, इसकी वजह से भी हमें मायोपिया की प्रॉब्लम आती है। तो दैट मींस इट्स स्टेटमेंट इज ट्रू। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है। इन द मायोपिक पर्सन द इमेज ऑफ अ डिस्टेंस इज फाउंड बिहाइंड द रेटिना। हमेशा याद रखना, मायोपिया होगा तो इन फ्रंट ऑफ द रेटिना इमेज फॉर्म हो रही है, और हाइपरमेट्रोपिक हुआ तो रेटिना के पीछे इमेज फॉर्म हो रही है, इसी की वजह से वो प्रॉब्लम आती है। तो इसका आंसर क्या हो गया? फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बिहाइंड नहीं होता, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Farsightedness can be corrected by using a convex lens. No, this is false. क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस यूज नहीं होता। यहाँ पे कौन सा लेंस यूज होता है? यहाँ पे यूज होता है कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस यूज होता है यहाँ पर? यहाँ पे यूज होता है कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नो, दिस इज फॉल्स। नो, दिस इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि हम लोग जो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग डिस्पर्जन बोलते हैं। बोलो बात समझ आ रही है? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द नियर पॉइंट ऑफ एवरी पर्सन इज 25 सेंटीमीटर। यस, इट इज ट्रू। आपको मैंने बताया नियर पॉइंट का मतलब क्या होता है? कम से कम डिस्टेंस जहां पर आप कोई भी चीज को क्लियरली देख सकते हैं। जैसे अगर आपको सीखना हो, जैसे ये बुक है, क्या है? ये बुक है। इस बुक को आप नाक से शुरू, क्या अभी कोई चीज पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते, लेकिन जैसे जैसे आप इसको दूर ले जाओगे
आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे क्लियर होंगे। ऐसे मान लो मेरे को यहाँ पे क्लियर हो रहा है, तो ये 25 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट होगा। क्या होगा ये? 25 सेंटीमीटर होगा। बोलो बात समझ आ रही है? तो कम से कम डिस्टेंस जहां पे मुझे चीजें क्या दिखाई दे, क्लियरली दिखाई दे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, यस इट इज ट्रू। क्यों? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर यूज होता है। द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन विच पीएच वैल्यू इज बेसिक। मैंने आपको एमसीक्यूज में बताया था, अगर आपको पीएच दिया हो 1 to 6 मतलब एसिड, अगर 7 मींस न्यूट्रल, और अगर 8 से 14 में दैट मींस इट इज बेसिक। बोलो बात समझ आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट, यस इट इज ट्रू। सॉरी, बेकिंग सोडा बोला है, वॉशिंग सोडा नहीं बोला है। अगर वॉशिंग सोडा बोला होता तो सोडियम कार्बोनेट होता, लेकिन बेकिंग सोडा बोला है। क्या बोला है? बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है NaHCO3। NaHCO3 को क्या बोला जाता है? NaHCO3 को बोला जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोला जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये जो सोडियम कार्बोनेट है, ये सोडियम कार्बोनेट किसका नाम होता है? ये नाम होता है वॉशिंग सोडा का। सो दिस आंसर इज, सॉरी दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है? फॉल्स हो जाती है। An active metal displaces hydrogen from acid, gas, hydrogen, gas and salt। आपको उसी दिन बताया था, कोई भी मेटल का आप एसिड के साथ रिएक्ट कराओ तो क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। बोलो बात समझ आ रही है? A characteristic smell of onion can be detected when a drop of basic solution is put on it। अभी इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको पढ़ा इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बेसिकली क्या है? जो अपनी स्मेल चेंज करते हैं। अब याद रखना, जब भी आपको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो अगर उनको आप एसिड में डालोगे, क्या डालोगे? एसिड में, तो उनकी जो स्मेल है वो इनहांस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इनहांस हो जाएगी। लेकिन उसी को अगर आप बेस में डालोगे तो उनकी स्मेल जो है वो फेड हो जाएगी, मतलब थोड़ी सी कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? डिटेक्ट कर सकते हैं? नहीं भाई, जब फेड हो रही है तो डिटेक्ट ही नहीं कर पाते हम। बोलो बात समझ आ गई? तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो false। Phenolphthalein is colorless in acidic and neutral solution and pink in basic solution, that is true। अब आपको phenolphthalein मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए phenolphthalein कौन सा इंडिकेटर है? नेचुरल है, सिंथेटिक है या ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है? ठीक है। Now next question, acidic nature of a solution is due to the formation of OH minus ions। ये सबसे ज्यादा गलत है। एसिड क्यों होता है? एसिड इसीलिए होता है क्योंकि वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? H+ आयन प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है। बेकिंग सोडा इज यूज्ड फॉर फास्टर कुकिंग। अब सर ये क्या है? बेकिंग सोडा इज यूज्ड फॉर, आपने देखा है मम्मी वगैरह जब इडली या डोसा उसके बैटर में बेकिंग सोडा मतलब कुछ ऐसा डाल देती है ताकि वो जल्दी फूले, ढोकले में डाल देती है। क्यों? ताकि आपका जो खाना है वो जल्दी पक सके। दैट मीन्स इट इज अ ट्रू। ठीक है। सॉल्ट और स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल। अभी मैंने अब स्टार्टिंग के वीडियो में पढ़ाया था, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। मेरी लड़ाई हुई मेरे जैसे हट्टे कट्टे के साथ, दोनों में से कौन जीतेगा? कोई नहीं, दोनों लड़ते ही रहेंगे, दोनों थक जाएंगे। जीतेगा तो कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों की स्ट्रेंथ क्या है? सेम है। एसिड भी स्ट्रॉन्ग, बेस भी स्ट्रॉन्ग, इसलिए सॉल्ट क्या बन रही है? न्यूट्रल। दैट मीन्स इट इज ट्रू। ठीक है। द पीएच, अब देखो ये पीएच आया। अब पीएच का मतलब क्या होता है? पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये पावर को जर्मन में बोला जाता है, जर्मन में इसका बोलते हैं पोटेंस। क्या बोलते हैं? पोटेंस। वही यहां लिखा है द पी इन पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंस इन जर्मन। दैट मींस इट इज ट्रू। बोलो बात समझ आ रही है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है the dissolution of acid and base in water is an endothermic reaction। this is false। क्यों? क्योंकि कभी भी आप एसिड में और बेस में अगर डिसोल्यूशन कर रहे हो, मींस वाटर ऐड कर रहे हो, तो ये बहुत ही ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होता है, जिससे कभी कभार एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। आप जिसमें मिक्स कर रहे हो वो कंटेनर भी टूट सकता है। तो ये एंडोथर्मिक नहीं है, एक्सोथर्मिक होता है।
हाइड्रोजन आयंस आर फॉर्म्ड इन HCl इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ट्रू। हमेशा याद रखना जो एसिड या बेस है ये अपने आयंस तभी प्रोड्यूस करेंगे जब इनके पास वाटर होगा। अगर ये ड्राई कंडीशन में तो ये अपने आयंस प्रोड्यूस नहीं करेंगे। द सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यस इट इज फॉल्स। क्या है ये? फॉल्स है। मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था, ठीक है। क्लोरीन मतलब ये जो Cl2O7 है इज अ बेसिक ऑक्साइड, दिस इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि क्लोरीन क्या है? एक नॉन मेटल है। क्या है ये? नॉन मेटल है। अभी नॉन मेटल का मैंने आपको बताया था ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। आ रही है बात समझ? OH minus ion in the solution are responsible for chemical reaction of base. Yes, base हमेशा OH minus ion प्रोड्यूस करता है अपने केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। अब CaHCO3 soluble in water. Yes, it is true. Phenolphthalein is a natural indicator. अभी आपसे मैंने पहले पूछा phenolphthalein क्या है, नेचुरल है, सिंथेटिक है या फिर ऑल्फैक्टरी है? तो ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कहाँ बताइएगा? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। ऑरेंज कंटेन साइट्रिक एसिड, यस इट इज ट्रू। जो भी आप खट्टी चीज खा रहे हो ज्यादातर वो फ्रूट्स में वो क्या कंटेन करती है? साइट्रिक एसिड कंटेन करती है। द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड इज ग्रेटर देन 7, यस इट इज ट्रू। क्योंकि ब्लड का पीएच ऑलमोस्ट क्या होता है? 7 से लेकर 7.8 तक होता है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूसेस बेस। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? बेस प्रोड्यूस कर रहा है बाय द डिग्रेडेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स लेफ्ट इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। हमेशा याद रखना बेस प्रोड्यूस नहीं करता है, क्या प्रोड्यूस करता है? एसिड। तो इट इज false. An aqueous solution of washing soda possesses acidic nature. No, this is false. It is basic in nature. इसका नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। बोलो बात समझ आ रही है? नाउ आज के हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दैट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सोडियम जिंकेट इज Na2ZnOH4। दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि जो आपका सोडियम जिंकेट होता है क्या होता है? सोडियम जिंकेट होता है, ये आपका क्या होता है? Na2ZnO2, ठीक है। तो इसी के साथ आज की हमारी ये क्लास खत्म होती है, जहां पे हम लोगों ने आपके साथ इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स डिस्कस किया है। आप एक बार जाके घर पे इसको फिर से रिवाइज करिएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।